हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपके नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जहां पे सब गांधी गांधी कर रहे हैं, उस टाइम ये गट्स चाहिए होता है कि गांधी के एक्चुअल काले करतूतों को सामने लाना। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। आई डोंट केयर। जिन्होंने रिपोर्ट किया है वो तो फिर भी थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा डर डर के रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन में कोई डिप्लोमेटिक वगैरह होने की कोशिश नहीं करूँगा। जो फैक्ट है वही बताऊँगा। और ये क्यों गांधी गांधी को लेके इतना हवा चढ़ा हुआ है और क्यों हर जगह पे उन्हीं का पोस्टर फोटो दिखता है, उसके बारे में भी मैंने अपने ओपिनियन में जो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया है। तो आज इस वीडियो में उन फैक्ट्स के बारे में एक फ्रेंच मीडिया के एक पर्सन ने बताया है, जो काले साइड बहुत कम लोग दिखाते हैं गांधी जी के बारे में। तो इन्होंने फ्रेंच मीडिया के लोगों ने इन्होंने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बेसिकली किया है। बट मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे जो है काले करतूत सामने लाया हूँ और क्यों ये गांधी वाला हवा इंटेंशनली चढ़ाया गया है वेस्टर्न लोगों के द्वारा, वो भी इसके बारे में भी डिटेल्स में आपको मेरे ओपिनियन में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या काले काले करतूते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता है बट बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिनको फादर महात्मा वगैरह पूछते हैं। तो हालांकि कुछ लेजेंडरी हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, कि जो कि महात्मा वर्ड यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। मैं भी महात्मा वर्ड यूज़ करने से रिफ्यूज़ करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जिनको थोड़ी सी भी रैशनल माइंड है उनको पता है कि उन्होंने कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया नहीं है। पाकिस्तान एड को सपोर्ट किया है, इंडिया के पार्टीशन को सपोर्ट किया है, तो नेगेटिव किया है। नेगेटिव इंडिया के लिए नेगेटिव ही एक फोर्स था वो। और इसीलिए वेस्टर्न लोग इतना इतना बढ़ चढ़ के उनको बढ़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जैसा एक रोल मॉडल ही इंडियंस के लिए रहे। और जो फियर्स फाइटिंग जो पर्सनैलिटीज़ थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो इंडियंस का रोल ना बने। इसके बारे में और भी डिटेल्स में मैंने अपने ओपिनियन में बताया है। तो चलिए पहले फ्रेंच मीडिया का रिपोर्ट जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन और मेरे ओपिनियन में भी आपको पता चलेगा और भी ज़्यादा डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। महात्मा गांधी, जो पूरी दुनिया में अहिंसा के प्रतीक और भारतीय अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं, भारत की आजादी की लड़ाई के एक अहम नेता थे। उन्हें अक्सर एक ऐसे नायक के रूप में देखा जाता है जिन पर कोई सवाल नहीं उठता और उनकी कहानी सबको पता है। लेकिन इस छवि के पीछे उनके जीवन के कुछ काले और परेशान करने वाले पहलू भी थे, जिनके फैसले और विचार तीखी आलोचना के शिकार बने। रेसिस्ट रिमार्क्स, महिलाओं के प्रति अजीब व्यवहार और यहाँ तक कि हिटलर से पत्राचार। तो आखिर गांधी सच में कौन थे? रोशनी और अंधेरे के बीच आइए जानते हैं उस व्यक्ति की सच्चाई, जिसकी विरासत आज भी बहस का विषय बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मामद जेड और यह है सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट स्टोरी। हर हफ्ते मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी या संघर्ष साझा करता हूं, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। हम सभी गांधी को भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका जीवन विरोधाभासों से भरा था। ऐसे पहलू जिन पर बहुत कम चर्चा होती है। 1869 में जन्मे गांधी एक नैतिक और धार्मिक परिवार में बड़े हुए। छोटी उम्र में विवाह किया और इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। भारत लौटकर वे पेशेवर रूप से संघर्ष करते रहे, जब तक कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक घटना नहीं हुई। उनके पास वैध टिकट होने के बावजूद फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाने ने उन्हें रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह विकसित किया, यानी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें मार्च, हड़तालें और सिविल डिसोबीडियंस शामिल थी। और इन सब वजहों से उन्हें हमेशा अक्सर जेल जाना पड़ा। ये एक्सपीरियंसेस उनके उस फिलॉसफी को आकार देने में मददगार साबित हुए, जिसे उन्होंने बाद में भारत में लागू किया।
Mais à son retour, c'est un choc. Il réalise qu'il ne connaît pas son propre. भारत लौटकर गांधी ने कॉलोनियल ऑपरेशन, गरीबी और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च जैसी आंदोलनों का नेतृत्व किया, हमेशा हिंसा से परहेज करते हुए। 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन विभाजन के समय हॉरिफिक कम्युनल हिंसा हुई। Gandhi anéantit, suspend immédiatement le mouvement, refusant que la violence salisse sa cause. Do or die. Naturam Godse. 1948 में गांधी की हत्या एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने की, जिसने उन्हें मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए दोषी ठहराया। संत की छवि के बावजूद गांधी एक गहरे मानवीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इंस्पायरिंग, कंट्रोवर्शियल और नैतिक रूप से जटिल। अभी जो आपने गांधी के बारे में कहानी सुनी है वो अधूरी है। चप्पल पहनने वाले संत की छवि, मूर्तियों और श्रद्धांजलियों के पीछे एक और भी असहज करने वाली सच्चाई छिपी है। कई सालों से इतिहासकार और शोधकर्ता उनकी विरासत पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उनके रेसिस्ट रिमार्क्स, महिलाओं के प्रति परेशान करने वाला व्यवहार और यहां तक कि हिटलर के साथ पत्राचार भी शामिल है। क्या गांधी सच में वैसे ही बेदाग इंसान थे जैसा अक्सर दिखाया जाता है? साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान ब्लैक अफ्रीकियों के प्रति उनके विचार आज बेहद कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। अखबार जैसे इंडियन ओपिनियन में उन्होंने ब्लैक लोगों का वर्णन करने के लिए जंगली, हीन प्राणी और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। काफिर साउथ अफ्रीका में एक रेसिस्ट गाली मानी जाती है। 1893 के एक पत्र में उन्होंने यहां तक लिखा, एन इंडियन इज सुपीरियर टू द कफिर्स हु आर एन इंफीरियर रेस। इसका मतलब एक इंडियन काफिरों से श्रेष्ठ है जो एक हीन जाति है। यही वजह है कि मुझे आज उनके बारे में ये वीडियो बनाना थोड़ा आयरॉनिक लगता है। सच तो ये है कि सामान्य तौर पर गांधी कॉलोनियल रेसिज्म के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। असल में वह सिर्फ भारतीयों के लिए बेहतर दर्जा मांग रहे थे और मानते थे कि भारतीयों को ब्लैक अफ्रीकियों से अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिन्हें वह हीन समझते थे। और भी बुरा यह है कि उन्होंने रेशियल सेग्रीगेशन का समर्थन किया जब उन्होंने साउथ अफ्रीका की जेलों में भारतीयों और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार की मांग की। यह चौंकाने वाली बात है, जिस इंसान के साथ भेदभाव हुआ वही आगे जाकर दूसरों के साथ भेदभाव करे। उनके अनुसार भारतीय यूरोपियनों के ज्यादा करीब थे, क्योंकि उनका दावा था कि भारतीय प्योर कॉकेशियन हैं। ont eu des conséquences. En 2018, la statue de Gandhi a été. स्वाभाविक है, जब ये विचार सामने आए तो इसके नतीजे भी हुए। 2018 में घाना विश्वविद्यालय से गांधी की मूर्ति छात्रों और शिक्षकों के दबाव में हटा दी गई, और यह पहली बार नहीं था जब गांधी की मूर्तियां विवादों में आईं। 2015 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक मूर्ति को तोड़ा फोड़ा गया। मलावी में कार्यकर्ताओं ने एक और मूर्ति लगाने को रोकने की कोशिश की। ऑनलाइन गांधी की मूर्तियां हटाने की मांग करने वालों ने गांधी मस्ट फॉल हैशटैग का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि वह अपने समय के प्रभाव में थे और सालों में उनके विचार बदल गए थे। सवाल यह है, क्या यह सफाई काफी है कि क्या हमें उनके पुराने विचारों और लिखी बातों को भूल जाना चाहिए? गांधी से जुड़ा एक और परेशान करने वाला पहलू है उनका महिलाओं के प्रति रवैया। 1900 में 37 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, लेकिन यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी पर भी थोप दिया, बिना उसे कोई विकल्प दिए। गांधी के लिए यौन इच्छा एक कमजोरी थी और उनका मानना था कि पुरुषों को इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक सलाह दी कि युवा पुरुष अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए ठंडे पानी से स्नान करें, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा झटका उस तरीके से लगा जिससे उन्होंने अपनी आत्मनियंत्रण की परीक्षा ली। गांधी नग्न होकर युवा महिलाओं के साथ सोते थे। इनमें उनकी 18 वर्षीय भतीजी मनुबेहन गांधी भी शामिल थीं और अन्य युवा महिला फॉलोअर्स भी। उनका दावा था कि यह पवित्रता की परीक्षा है, एक आध्यात्मिक परीक्षण जिससे वह अपने ऊपर पूरी तरह काबू होने को परखते थे। और यह उनकी अकेली चौंकाने वाली सोच नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में गांधी ने अडोल्फ हिटलर को 2 पत्र भेजे। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उन्होंने पत्र की शुरुआत इस तरह की, डियर फ्रेंड। हाँ, गांधी ने हिटलर को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया जब वह उसे सेना पीछे हटाने और नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन अपनाने की अपील कर रहे थे। Pour lui demander de rappeler ses troupes et d'opter pour la non-coopération non-violente. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यहूदियों को नाजी उत्पीड़न को स्वीकार कर मरने तक गरिमा बनाए रखने की बात करें, बजाय इसके कि उनका विरोध करें। उन्होंने लिखा कि यहूदियों को अपने जीवन को नाजियों के सामने अर्पित करना चाहिए ताकि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का संकेत दिया जा सके। एक ऐसा बयान जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कैसे एक ऐसा आदमी जो न्याय और समानता की शिक्षा देता था, इतिहास के सबसे बड़े जेनोसाइड्स में से एक के सामने ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। संत की छवि के पीछे एक ऐसा आदमी था जिसकी सोच कभी कभी चिंताजनक थी, जिसे उसका युग और उसके अपने विरोधाभास आकार देते थे। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद पीछे छोड़ दी ऐसी लिखी बातें और व्यवहार जिन्हें आज बचाना मुश्किल है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट्स में PD9 ने लिखा है कि गांधी बस एक गिरा हुआ इंसान है, जैसे कोई भी और इंसान होता है। उसके बाद मडोलेन ने लिखा है कि स्वस्तिक एक पॉजिटिव हिंदू सिंबल है जिसे नाजियों ने चुरा लिया था। यह वही पुरानी चाल है जो हम अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसीलिए किसी के बारे में बकवास फैलाने से पहले खुद को शिक्षित करो। मुसलमानों के बारे में भी बात करो, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते। उसके बाद अबवरुणा जोली ने लिखा है कि हाँ, ये सो कॉल्ड महान शांति प्रेमी व्यक्ति असल में प्रो वाइट एंटी ब्लैक हिंदू सुप्रेमेसिस्ट था। अजीब बात है कि हम कभी इस पहलू पर बात नहीं करते। और वही व्यक्ति दवाइयों के खिलाफ था, इस हद तक कि उनकी पत्नी एक ऐसी बीमारी से मर गई जो दवा से ठीक हो सकती थी, लेकिन जब खुद बीमार पड़े तो इसने दवा ली और ठीक हो गए। कास्ट सिस्टम का समर्थन करते हुए आप कैसे न्यायपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने हिटलर के बारे में भी अच्छे शब्द कहे थे। उन्हें पसंद करने के लिए आपको हिंदू होना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट डैन ने लिखा है कि गांधी अबे पियर जैसे हैं, जैसे ही थोड़ा गहराई में जाते हो आपको ऐसी बातें पता चलती हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाली होती हैं। उसके बाद ओडिले राम ने लिखा है हमेशा की तरह निराशा, पहले मदर टेरेसा और अब गांधी, मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ। उसके बाद डी डेस्केलिया ने लिखा है कि बेहतरीन वीडियो है, लेकिन अगर हेनरी डेविड थोरो के बारे में भी बात होती तो अच्छा होता। वही व्यक्ति जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की अवधारणा दी थी, जिससे गांधी ने अपनी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की प्रेरणा ली। उसके बाद चेस्पी ट्रोएटको ने लिखा है कि गांधी इंडिया के नहीं बल्कि वेस्ट के हीरो हैं, चंद्र बोस उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। उसके बाद टीएसयू ने लिखा है कि असल में ब्रिटिशों को युद्ध विराम और इंडिया की आजादी देने पर मजबूर करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी नहीं। उसके बाद वोस्टेक्स लुपोस्की ने लिखा है कि मैं गांधी को सिर्फ नाम से जानता था। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, ये शानदार है और आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसके बाद खोसरो ने लिखा है कि मैं किसी परफेक्ट इंसान की तलाश में नहीं हूं, मुझे पता है कि ऐसा कोई होता ही नहीं। मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जिन्होंने किसी देश या किसी समुदाय के लिए बड़े काम किए हों, लेकिन अफसोस कि मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। उसके बाद फ्रांस ने लिखा है कि आहा, आखिरकार कोई मिला जो गांधी को सही तरह से जानता है, क्योंकि जब मैं इससे समझाता हूं तो जो लोग कहते हैं कि वह भारत के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, वे मुझे लगभग मारने पर उतर आते हैं। दूसरी ओर भारत में जिन लोगों से मेरी बात हुई उनमें से काफी लोग उन्हें पसंद नहीं करते। आपके शोध के लिए बधाई और सच को उसकी जगह पर रखने के लिए धन्यवाद। उसके बाद एनहर्ट ने लिखा है कि इस रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, ये इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसने मुझे उदासी का एहसास दिया। मैं सच में सोचती थी कि वह एक हीरो थे। उसके बाद स्वीट शीप ने लिखा है कि मुझे लगता है कि अहिंसा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह अपने विरोधियों के साथ हिंसक नहीं होता, लेकिन वह हजारों वफादार लोगों की बलि दे देता है। यहां तक कि उसकी पत्नी की भी मौत हो गई क्योंकि उसने खून चढ़ाने से इनकार कर दिया। मेरा मानना है कि हमें प्रेम, सम्मान और करुणा चाहिए, लेकिन बिना किसी कट्टरता के। आखिर में 971 मेलियाडू ने लिखा है कि बहुत अच्छे से बताया, आपको सुनना अच्छा लगता है। मुझे खुशी है कि अब गांधी के सभी पहलुओं पर ज्यादा चर्चा। रैशनल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी के मन में ये तो सवाल आना ही चाहिए कि इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। आई एम प्राउड बंगाली, और बंगाल में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही जानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन और भी बहुत सारे थे, मास्टर सूर्य सेन, फिर खुदीराम बोस, फिर बाघा ज्योतिन। लोग सिर्फ बंगालियों को मेंटली विटी और बुद्धिजीवी के तौर पे मानते हैं, लेकिन एक टाइम था जब सिर्फ दिमाग नहीं, फिजिकली भी बंगालीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। फॉर एग्जाम्पल बाघा ज्योतिन मुखर्जी, ये जो नाम है, ये बाघा ज्योतिन नाम तभी उनको दिया गया जब उन्होंने बेयर हैंडेडली सिर्फ एक छुरी के मदद से एक रॉयल बंगाल टाइगर को मार गिराया था। एक रॉयल बंगाल टाइगर को मार गिराना से अभी जो है मामास बॉय टैग मिल जाना बंगाली को, इतना डाउनग्रेड। खैर ये डाउनग्रेड क्यों हुआ उसके बारे में एक दूसरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन है कि इतने सारे दिग्गज
होते हुए भी, इतने सारे लेजेंड्स होते हुए भी गांधी जी की फोटो या फिर इमेज जो है हर जगह में ही, चाहे वो नोट्स हो, बैंक हो, इवन डिफरेंट डिफरेंट जगह में, चलो मानता हूँ कि 50% जगह में गांधी जी का है, बाकी में दूसरे लोगों का है, तो भी मैं मान सकता था। लेकिन सारे ही जगह में ये गांधी का फोटो या फिर इमेज क्यों है? मैं बताता हूँ आपको रीज़न। ये मेरा स्पेकुलेशन है, मेरा थियरी है कि जब ब्रिटिश ने देखा कि इंडिया में एक ऐसा लीडर आया है जिससे ब्रिटिश ना रह के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, इंडिया का पार्टीशन करके इंडिया को वीक बना सकता है, यहाँ तक कि पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड भी आराम से भेज सकता है, जिसका सपोर्ट करते हैं गांधी। ऐसा लीडर जब इंडिया में था तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू लीव एंड हैंड ओवर द लीडरशिप टू ए वीक एंड वीकेड लीडर एट द सेम टाइम, जो कि है गांधी। और यही स्ट्रेटेजी आज भी लगाया हुआ है। गांधी जी को नोट से लेकर हर चीज में शामिल इसीलिए किया गया है क्योंकि वेस्ट चाहता है, वेस्ट का इस पे बहुत बड़ा हाथ है शुरू में फाइनेंशियली, क्योंकि वो बहुत चीज़ें कंट्रोल करते थे। तो इंडिया में बहुत सारे पैसे देके गांधी को हर चीज़ में डिपिक्ट कराना, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ऐसे वीक लीडर को ही जो है इंडियंस फॉलो करे और इंडियंस भी ऐसे वीक बने, ऐसे कमज़ोर बने। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे फियर्स लीडर हमारे आइडल्स ना बने, हम उनको देख के ऐसे फियर्स स्ट्रॉन्ग ना बने। वेस्ट यही चाहता है, इसीलिए एक मीडियोकर गांधी को लेके ये लोग अपने मीडिया में इतना उछल कूद करते हैं। और इंडिया में तो गोरों के जूते चाटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उनकी साइकी ही यही है कि अगर वेस्टर्न मीडिया गांधी को लेके इतना बढ़ चढ़ के बातें बोल रहे हैं तो ज़रूर वो स्पेशल है। और अगर वेस्टर्न मीडिया सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भागा ज्योतिन मुखर्जी इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो रेलिवेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो तो उनकी बातें करेंगे नहीं ना, क्योंकि इनकी उस टाइम पे सही मायनों में गांड इन्हीं लोगों ने मार के रखी थी। तो जिन्होंने सही मायनों में इनकी गांड मारी थी एक्चुअल में, गांधी की तरह नहीं कि उनको और फैसिलिटेट किया, बल्कि उनको एक्चुअली बहुत दर्दनाक वक्त, एक टफ टाइम दे रहे थे, तो उनकी नाम तो वो नहीं करेंगे ना। वही नेचुरल है। जिनके पास थोड़ी सी भी दिमाग है वो इजीली ये इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के सहारे ही ब्रिटिश इतने साल तक रूल कर पाया, जो कि जूते तले रहना ही पसंद करते हैं। उनकी आत्मसम्मान बोल के कुछ है नहीं, और इनके जूते चाटने में ही वो अपनी लाइफ की सक्सेस फील करते हुए तब भी था जब ब्रिटिश रूल करते थे। उनके सहारे ही रूल कर पाया 200 साल तक, और आज भी ये अवेलेबल है भरपूर मात्रा में इंडिया में। इनसे जब इंडिया छुटकारा पा जाए तो इंडिया सही मायनों में आत्मनिर्भर और सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री जो है, सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री विद सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपल, वो बन पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट में देखने का बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में नॉर्थ ईस्ट हमारा इंस्पिरेशन हो सकता है। लोग नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में एक ब्रिटिश ने उसको ऑक्युपाई नहीं किया क्योंकि एक समझौता हुआ था जिसके लिए नेपाल एक तरीके से ब्रिटिश को एड कर रहे थे। कुछ हेल्प नेपाल की तरफ से ब्रिटिश को मिल रहा था, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली में नेपाल को कॉन्क्वायर नहीं किया। लेकिन अगर आप एंग्लो आबोर वार के बारे में पढ़ें, अरुणाचलीज को आप मतलब दिल से रिस्पेक्ट है कि ब्रिटिशर्स ने इतनी बार सही मायनों में कॉन्क्वायर करना चाहा, लेकिन हर बार जो है इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ भी जो है वो तीरंदाज और कन्वेंशनल मेथड से अरुणाचलीज को कभी भी हरा नहीं पाया। चौथे वॉर में फिर भी एक हारने वाला सिचुएशन था, बट उससे पहले 3 वॉर में बहुत बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स की मारी थी अरुणाचली लोगों ने। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।